हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। बाबू ऑल्दो हमने एक एडजस्टमेंट की बात कर ली है, आपको याद हो तो बेटा एडजस्टमेंट का नाम है क्लोजिंग स्टॉक। और मैं एक बात बोल चुका हूँ बेटा, क्लोजिंग स्टॉक अगर बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस के अगर बाहर दिया गया है तो बेटा उसके दो ट्रीटमेंट होते हैं, ठीक है ना। ट्रीटमेंट याद है आपको? क्या दो ट्रीटमेंट होते हैं बेटा? एक रिकॉर्ड करते हैं ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में और दूसरा बेटा एसेट साइड, बैलेंस शीट में एसेट साइड, ऐसे ही करते हैं रिकॉर्ड। बाबू मेरे साथ साथ एक बात लिखना, चैप्टर शुरू को पहले चैप्टर का नाम लिखना फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। आवाज ना है बेटा किसी की? फटाफट से नोट डाउन करना इतना। बेटा एडजस्टमेंट नंबर 2 करना सीखेंगे। सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ, सब सामने देख रहे हैं, कोई लिखेगा नहीं जब तक मैं लिखूंगा। पहले बात को बहुत आराम से समझेंगे। बेटा एडजस्टमेंट नंबर 2, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बेटा आपको बैलेंस शीट के बाहर ट्रायल बैलेंस के बाहर एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन होगा कि कोई ना कोई एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है। कैसे गिवन होगा समझा देता हूं। ये ट्रायल बैलेंस है, इट इज नॉट अ कंप्लीट ट्रायल बैलेंस, इट इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस, ठीक है ना। ये मैंने कुछ एक्सट्रैक्ट बनाकर दिखा रहा हूं। एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस, नेम ऑफ अकाउंट, अक्षर चुप हो जा भाई, डेबिट क्रेडिट। बेटा लिखा हुआ है सैलरी 66,000 और बेटा कहीं ना कहीं ट्रायल बैलेंस मीट आउट हुआ होगा। और बेटा एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है, एडिशनल इन्फो सैलरी फॉर 1 मंथ इज आउटस्टैंडिंग। 1 महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, ऐसे कुछ दिया हुआ है, ठीक है जी। एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है, अभी मैंने ऊपर लिखकर बताया बेटा हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होंगे, द वन इज क्रेडिट एंड द वन इज डेबिट, ठीक है ना। जैसा कि बेटा जर्नल एंट्री के साथ होता था। अब आप सोचो जब हमने क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करा, क्या हमने 2 इफेक्ट रिकॉर्ड करे? वन इज ऑन द एसेट साइड दैट मींस डेबिट, वन इज ऑन द क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग के क्रेडिट में रिकॉर्ड करा, ठीक है ना बेटा। अब बहुत आराम से इस बात को समझना। बेटा सैलरी ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होता है या बैलेंस शीट का पार्ट होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होता है। तो मैं इसको रिकॉर्ड कैसे करने वाला हूं समझना बहुत आराम से, ठीक है ना। अब हम बेटा एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और बैलेंस शीट का, सब सामने देख रहे हैं बेटा, ठीक है ना। फॉर्मेट पूरा आप कर लेना, मैं पूरा नहीं कर रहा हूं बेटा, लेकिन एक बार ढंग से समझा देता हूं। बाबू बैलेंस शीट का फॉर्मेट रेडी किया, ट्रेडिंग एंड पी&एल का फॉर्मेट रेडी करा। सबसे पहले बेटा पी&एल अकाउंट की डेबिट साइड लिखा टू सैलरी 66,000 और ये बाहर नहीं लिखी मैंने अमाउंट। बाबू अगर आपको बहुत अच्छे से ध्यान हो तो मैं यहां पर लिखता था फॉर द पीरियड 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर, ठीक है ना।
अगर इसने मेरे को ये बोला कि सैलरी एक मंथ की आउटस्टैंडिंग है, तो ये ऐसे भी तो बोल सकता था बेटा सैलरी इज पेड ओनली फॉर द 11 मंथ। अगर ये बोल दे या ये बोल दे तो दोनों बातें तो एक ही है ना। आउटस्टैंडिंग से मतलब समझते हो बेटा, क्या मतलब होता है आउटस्टैंडिंग से? एक्सपेंसेस इंकर्ड बट नॉट येट पेड। यही मतलब होता है ना इसका, कि एक्सपेंस हो तो चुका लेकिन आपने आज तक पे नहीं करा। यही तो मतलब होता है बेटा आउटस्टैंडिंग का। एक्सपेंस हो चुका है, पे नहीं करा। मतलब क्या है बेटा, एक इंसान मेरे यहां नौकरी करता है बेटा, मैंने पूरे 12 महीने नौकरी करा ली, मैं करता क्या हूं बेटा, जब नौकरी का पूरा उसका 1 महीना हो जाता है अगले दिन पैसे देता हूं। यानी कि पूरी अगर उसने मेरे पास अप्रैल नौकरी करी तो मैंने 1 मई को सैलरी दी, जब बेटा मई नौकरी कर ली तो मैंने 1 जून को सैलरी दी, पूरी दिसंबर कर ली तो 1 जनवरी, जनवरी कर ली तो 1 फरवरी, 1 फरवरी कर ली तो 1 मार्च, और पूरी जब मार्च कर ली तो बेटा मैंने 1 अप्रैल को सैलरी देनी थी, लेकिन मैं जब 31 मार्च को अकाउंट्स बना रहा था तो क्या मेरे लिए सैलरी 1 महीने की आउटस्टैंडिंग है कि नहीं? कि मैं काम तो ले चुका हूं उससे लेकिन मैंने पे नहीं किया बेटा। एक्सपेंस इंकर हो चुका पर पे नहीं करा। आप खुद सोचो, जब बेटा मैं यहां पर लिखता हूं पूरे 12 महीने लिखता हूं और मैंने रिकॉर्ड करी है सैलरी 11 महीने की, क्या बेटा पीरियोडिसिटी कंसेप्ट ये नहीं कहता कि पूरे 12 महीने के लिए रिकॉर्ड करना चाहिए आपको? सर कंसेप्ट तो यही कहता था ना कि खर्चा हो चाहे इनकम हो पूरे 12 महीने की रिकॉर्ड करनी चाहिए। तो बेटा 12 महीने की करें रिकॉर्ड, करें रिकॉर्ड। क्या करूंगा मैं, सुनना बेटा, यहां पर ऐड करूंगा आउटस्टैंडिंग सैलरी कि मैंने 11 महीने की दिखाई हुई है, 1 महीने की मुझे और दिखानी है, मैं दिखा रहा हूं। मैंने ऐड करी बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरी 6000 रुपए। ये 6000 मैंने कैसे निकाला बेटा, क्योंकि सैलरी ये जो 66,000 है ये 11 महीने की है, 1 महीने की आउटस्टैंडिंग है, तो 1 महीने की कितनी बेटा मैंने यहां से कैलकुलेट कर लिया बेटा 6000। 1 महीने की सैलरी मैंने ऐड कर दी। और बेटा समझदार बच्चों को इशारा काफी, एक तो ट्रीटमेंट हो नहीं सकता, ट्रीटमेंट तो बेटा एडजस्टमेंट है, 2 ही होंगे, और अगर एक चीज डेबिट साइड में ऐड हुई है तो दूसरी क्रेडिट ही होगी। या तो ऐसे सोच लो, नहीं तो लॉजिकली भी सोच सकते हो, क्या सैलरी मुझे अभी देनी है, उसको देनी है ना बेटा, तो क्या करूं बाबू, लाइबिलिटी है ना मेरे लिए, तो मेरे को उसको सैलरी देनी है। मैंने लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड कर दिया बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरी 6000 रुपी। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा किसी बच्चे को? बात समझ में आई सबको? पक्की बात। एक बात बताऊं, ये रटने वाले बच्चों के लिए मौज आ जाती है इस चैप्टर में। मेरी कुछ ऐसे लॉजिक है बेटा, ठीक है ना। ऑल्दो खैर आपको ऐसा चीजें ध्यान नहीं रखनी, ठीक है ना, मैं वैसे बता देता हूं। जो चीज इस साइड प्लस होगी वो हमेशा बैलेंस शीट में भी इसी साइड जाएगी। जो चीज इस साइड माइनस हो जाती वो साइड बदल लेती अपना, यानी कि वहां चली आती, ठीक है ना। ऐसे ही बता रहा हूं, यहां पर भी अगर कोई चीज यहां प्लस होगी ना इस साइड तो इसी साइड जाएगी बेटा, और अगर कोई चीज इस साइड माइनस होगी ना वो इसी साइड आएगी। पक्की बात है, देख लेना, कितनी एडजस्टमेंट कर लेना, देख लेना चाहिए। बात समझ में आई? ऑल ओके? अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं? मैंने ऑन लॉजिक समझाया आपको, पहले इसको बेटा नोट डाउन करेंगे फिर बढ़ेंगे आगे। आज 5-6 एडजस्टमेंट करनी है हमने बेटा। एडजस्टमेंट नंबर 3 अभी लिखेगा कोई नहीं, लिखने का टाइम प्रॉपर मिलेगा बेटा, ऐसी जल्दबाजी ना करना कि आपको दिक्कत हो कोई, छोड़ दो लिखना, छोड़ दो बेटा। एडजस्टमेंट नंबर 3, एडजस्टमेंट का नाम है बेटा प्रीपेड एक्सपेंसेस। और बेटा प्रीपेड एक्सपेंसेस का सिंपल सा मतलब होता है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। प्रीपे का मतलब ही क्या होता है बेटा, पेड इन एडवांस ही तो होता है प्रीपेड का मतलब, ठीक है ना। और अगर मैं कहूं कोई एक्सपेंस बेटा प्रीपेड है तो मतलब क्या है बेटा, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। बाबू लेट सपोज की बात करो, ट्रायल बैलेंस ऐसे शो करता है आपको कि आपने रेंट पे किया हुआ है बेटा 78,000, ठीक है जी। और मैं बोलता हूं बेटा एडिशनल इंफॉर्मेशन में रेंट इज पेड फॉर 13 मंथ्स। समझदार को इशारा काफी। बेटा खर्चे मुझे कितने महीनों के लिए रिकॉर्ड करने हैं, 12 महीने के लिए रिकॉर्ड करने हैं, ठीक है ना। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट कहता है बेटा अकाउंट्स एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बनाए जाते हैं। जब अकाउंट एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बनाए जाते हैं तो खर्चे और इनकम भी बेटा एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड की दिखानी चाहिए। अगर 12 महीने के लिए अकाउंट्स बना रहे हैं तो 12 महीने के खर्चे रिकॉर्ड करो, 12 महीने की इनकम। ये आपने 13 महीने का रेंट कैसे दिखा दिया बेटा? तो क्या बाबू अगर आपने रेंट एडवांस में पे किया हुआ है तो 1 महीने का घटाना चाहिए कि नहीं घटाना चाहिए? घटाना चाहिए, पक्की बात। लो प्यारे बच्चों रिकॉर्ड करते हैं।
बाबू रेंट कहां पर आता है? P&L अकाउंट में आता है, ट्रेडिंग में आता है, एसेट में आता है, लाइबिलिटी में आता है, कहां आता है? P&L अकाउंट का पार्ट है, डेबिट साइड। ठीक है जी, तो बेटा रिकॉर्ड करते हैं। हमने रिकॉर्ड करा टू रेंट 78,000 माइनस प्रीपेड, पेड इन एडवांस। हमने एडवांस में पे कर दिया बेटा 6,000 रुपी बाबू, यानी कि रेंट आया 72,000 रुपी का। ठीक है जी बाबू, अब समझदार को इशारा काफी। प्रीपेड मेरे लिए बेटा एसेट है या लाइबिलिटी? क्यों सर सोचना है, रट्टा नहीं मारना। मान लो इस जगह का ही रेंट मैंने एडवांस दिया हुआ है बेटा 1 महीने का, तो बाबू मैं परफॉर्म कर चुका हूं, लैंडलॉर्ड को मेरे लिए परफॉर्म करना है, तो मेरे लिए तो एसेट है, वो भी 1 महीना और मेरे लिए परफॉर्म करेगा, तो मेरे लिए तो एसेट है ना बेटा, कि उसने परफॉर्म करना है, मुझे बेनिफिट उसने देना है, मैं तो दे चुका जो देना था। क्लियर है ना बात बाबू? लो मैंने रिकॉर्ड कर दिया एसेट साइड प्रीपेड एक्सपेंसेस, और आप आज तक रिकॉर्ड करते ही आ रहे हो। अकाउंटिंग इक्वेशन से ही सिखा दिया जाता है आपको बेटा ये चीजें, तो ठीक है ना। और बाकी फिर हमारा लॉजिक तो ठीक है ही है, ठीक है ना। कोई चीज यहां प्लस होगी तो यहीं जाएगी, यहां माइनस होगी तो कैसे चली जाएगी सेम साइड, ठीक है ना। और आप खुद भी सोच लो बेटा, द वन इफेक्ट इज क्रेडिट। मैं क्यों क्रेडिट बोल रहा हूं बेटा? डेबिट में माइनस हो रहा है, ये लिखा जरूर डेबिट साइड है, बट डेबिट में माइनस हो रहा है। अगर कोई चीज डेबिट में माइनस हो रही है मतलब क्रेडिट है ना बेटा, तो अगर एक इफेक्ट क्रेडिट है तो दूसरा तो डेबिट पक्का ही होगा। ऑल ओके, कोई दिक्कत तो नहीं आई इस बात में? नोट डाउन करें, फिर बढ़ते हैं आगे बेटा। स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट नंबर 4। एडजस्टमेंट का नाम है बेटा एक्रीयूड इनकम। बेटा जैसे हम खर्चों के लिए 2 वर्ड इस्तेमाल करते हैं, एक आउटस्टैंडिंग और दूसरा प्रीपेड, वैसे इनकम के लिए भी हम 2 वर्ड इस्तेमाल करते हैं, एक का नाम है एक्रीयूड और दूसरे का नाम है अनएक्रीयूड। ठीक है ना बेटा। खर्चा अगर आउटस्टैंडिंग हो तो उसका मतलब क्या होता है? एक्सपेंसेस इंकर्ड बट नॉट येट पेड, एक्सपेंस हो चुका पर पे नहीं करा। और अगर एक्रीयूड इनकम हो, इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब सेम होता है, लेकिन वो खर्चों की भाषा में वर्ड लगता है, ये बेटा इनकम के लिए वर्ड लगता है इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। इनकम कमा चुके लेकिन रिसीव नहीं हुई बेटा आपको, ठीक है ना। इनकम तो हो चुकी बेटा पर रिसीव नहीं हुई, अभी मिल जाएगी बेटा। मान लो बेटा बात करता हूं कमीशन रिसीव्ड, और ये बेटा कमीशन है, कुछ भी लेट सपोज बात कर लो 1,10,000, और मैं अगर आपको एडिशनल इन्फो में दे दूं कि कमीशन रिसीव्ड इज ओनली फॉर 11 मंथ्स, कि जो कमीशन रिसीव हुई है वो सिर्फ 11 महीनों की है बेटा। मुझे इनकम या खर्चा 12 महीनों का दिखाना है, अब तो कोई बात ही नहीं रह गई, ठीक है ना बाबू। कमीशन रिसीव्ड क्रेडिट साइड दी हुई है, सबसे पहले रिकॉर्ड कहां करते हैं इसको बेटा? P&L के क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं, तो बेटा P&L के क्रेडिट में दिखाओ इसको, बाय कमीशन रिसीव्ड 1,10,000 रुपी। लेकिन प्यारे बच्चों सीधा मैंने बाहर नहीं लिख दिया, क्योंकि ये कमीशन अभी 11 महीनों की है, मुझे तो 1 महीने की और रिकॉर्ड करनी है ना। कई बार ऐसा हो जाता है बेटा, कंपनीज आपको कहती हैं कि आप इतने इतने टारगेट पूरे कर दो, हम कमीशन देंगे। अब टारगेट कैसे पता लगता है? जब आप 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक काम कर लोगे तो कंपनी देखती है अच्छा 30 दिन में इतना टारगेट पूरा हो गया तो अगले महीने देंगे कमीशन। अब हुआ क्या बेटा, आपने जो अप्रैल मंथ काम किया उसकी कमीशन मिली मई मंथ जो काम किया उसकी मिली जून मंथ, ऐसे ही दिसंबर मंथ जो काम करा उसकी मिली जनवरी जो काम मिला उसकी करी फरवरी जो काम किया उसकी मिली मार्च काम कर चुके हो, कमीशन अभी अप्रैल में मिलनी है बेटा, लेकिन बाबू अकाउंट क्लोज करने थे। तो आपने दिखाया कि मैं कमीशन कमा तो चुका हूं पर बेटा मिली नहीं है, अभी मिलनी है अभी अगले महीने, तो बेटा रिकॉर्ड तो करेंगे क्योंकि इसी बेटा अकाउंटिंग पीरियड को एक्रीयू करती है वो इनकम। तो बेटा मैंने रिकॉर्ड करा एक्रीयूड इनकम 10,000 रुपी, मैंने कमीशन दिखा दी पूरे 12 महीने की। बेटा एक्रीयूड इनकम मेरे लिए एसेट है लायबिलिटी? कुछ सोचो इसका नाम क्या है, इनकम अर्न्ड बट नॉट येट रिसीव। तो बेटा मिल ही जाएगी ना, हाल में अप्रैल में मिल जाएगी, मिलेगी तो है ना। मुझे क्या बेनिफिट मिलने वाला है इन द नियर फ्यूचर? बिल्कुल मिलने वाला है बेटा, और क्योंकि 1 साल में मिलने वाला है, अगर सही बात बोलूं तो ये करंट एसेट है।
ठीक है ना, एसेट तो है ही है, सही बात बोलूं तो करंट एसेट है। तो बेटा मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा एज अ करंट एसेट एक्रीड कमीशन अमाउंटेड टू ₹10,000। कोई दिक्कत तो नहीं प्यारे बच्चों, बात समझ में आई? बाकी अपने वाला कंसेप्ट साथ साथ चल रहा है, वो भी देखते चलो, ठीक है ना। हाँ, रटने वाले बच्चे तो बहुत कुछ है, ठीक है ना। कोई चीज क्रेडिट साइड ऐड हो रही है, दैट मींस क्रेडिट है, और अगर एक इंपैक्ट क्रेडिट है तो दूसरा बेटा डेबिट भी है। ऑल ओके, कोई दिक्कत तो नहीं? फटाफट से नोट करना, फिर बढ़ेंगे आगे। बेटा एडजस्टमेंट नंबर 6 मैंने आपके लिए लिख दिया, अनएक्रीड इनकम। अब कोई लिखेगा नहीं बेटा, आप सब बात सुनेंगे। अनएक्रीड इनकम, और हमने लिखा बेटा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। वर्ड है बेटा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं बेटा, मान लो बेटा आपको रेंट रिसीव हुआ और क्रेडिट साइड आपने लिखा 1,30,000 और एडिशनल इंफॉर्मेशन कहती है रेंट रिसीव्ड इज फॉर 13 मंथ्स। बाबू इस बार आपने रेंट दिया नहीं, आपने अपनी जगह किसी को लेट आउट की हुई है और बेटा 10,000 रुपए महीने में लेट आउट की हुई है, और आपको बेटा 13 महीने का रेंट 1,30,000 रुपए रिसीव हो गया, ठीक है जी। जबकि मुझे कितने महीने का रिकॉर्ड करना है? 12 महीने का। बेटा रेंट रिसीव हुआ, इट इज द पार्ट ऑफ P&L अकाउंट क्रेडिट साइड। आपने रिकॉर्ड करा बाय रेंट रिसीव 1,30,000। क्या मुझे 13 महीने का रिकॉर्ड करना है? नहीं, मुझे तो 1 महीने का हटाना है बेटा, हटा दो। आप रिकॉर्ड करोगे बेटा अनएक्रीड इनकम 10,000 रुपी, और बेटा इसको रिकॉर्ड करोगे 1,20,000। बाबू अनएक्रीड इनकम क्या है आपके हिसाब से? एसेट है, लायबिलिटी है? क्या है? लायबिलिटी है। क्यों? बाबू आपको रिसीव हो चुका, आपने परफॉर्म करना है सामने वाले के लिए। अब तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा शुरू हो गई बेटा, पैसे तो आ गए आपके पास। तो बेटा अनएक्रीड इनकम हमारे लिए लायबिलिटी है, हम इसको रिकॉर्ड करेंगे लायबिलिटी साइड अनएक्रीड रेंट 10,000 रुपी। कोई दिक्कत तो नहीं ना? अपने वाला लॉजिक क्लियर है बाबू? बाकी ये भी देख लो, अगर कोई चीज क्रेडिट में माइनस हो रही है दैट मींस इट इज अ डेबिट। अगर एक इंपैक्ट डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट तो होना ही होना है। क्लियर बात? फटाफट से नोट डाउन करना बेटा। अब एडजस्टमेंट नंबर 6 है, मैंने गलत बोल दिया था। एडजस्टमेंट का नाम है डेप्रीसिएशन। ऑल्दो बेटा मीनिंग लिखना मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़ा मीनिंग है, मैंने बहुत बार लिखवाया हुआ है। फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, चेंज इन टेक्नोलॉजी। याद होगा आपको, पैसेज ऑफ टाइम, ये सारी बातें हमने पहले लिखी हुई है बेटा। एडजस्टमेंट का नाम है डेप्रीसिएशन, बहुत आराम से सुनना। अच्छा ये तो पता होगा ना, डेप्रीशिएट बेटा फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है, ठीक है ना। फिक्स्ड एसेट्स का इस्तेमाल करने से या कुछ टाइम बीत जाने पर या टेक्नोलॉजी के बेटा अप डाउन होने पर बेटा कहीं ना कहीं फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू गिरती है, उस वैल्यू का गिरना ही डेप्रीसिएशन होता है। ये तो याद है ना बेटा बात? बाबू मैं बोलता हूं ट्रायल बैलेंस में आपको मैंने एक फिक्स्ड एसेट्स दी, लेट सपोज फर्नीचर 1 लाख, या एक और फिक्स्ड एसेट्स दे दी प्लांट वर्थ ₹1,50,000, ठीक है जी। और मैंने बेटा एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे दिया डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर शुड बी चार्ज्ड एट द रेट 10% पर एनम, और डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट शुड बी चार्ज्ड एट द रेट 20%, सॉरी पर एनम था बेटा, पर एनम। लो प्यारे बच्चों, बाबू मैंने लिख दिया ट्रायल बैलेंस में एक फिक्स्ड एसेट्स का नाम फर्नीचर, एक का नाम प्लांट, और बेटा दोनों पे बता दिया डेप्रीसिएशन आपको चार्ज करना है, ठीक है जी। बेटा पहले बताओ ये दोनों क्या है? फिक्स्ड एसेट्स हैं, दैट मींस इसको कहां रिकॉर्ड करना है बेटा? एसेट साइड आपको बैलेंस शीट में सबसे पहले। तो बेटा जब मैं इसे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करने लगूंगा, सबसे पहले लिखूंगा फर्नीचर वैल्यूइंग ₹1 लाख। बेटा क्या मैं इसको 1 लाख का बाहर रिकॉर्ड कर दूं? नहीं बेटा, मेरे को क्या करना है? अभी डैप चार्ज करना है। कहते हैं पूरे साल का डैप चार्ज करो, इसके ऊपर 10%। तो बेटा करें चार्ज 10%। बेटा 1 लाख का 10% यानी कि 10,000 रुपए फर्नीचर की वैल्यू में कमी आई है, कुछ गिरावट आई है, क्योंकि आपने इस्तेमाल करा है पूरे साल फर्नीचर।
मैंने डैप को माइनस कर दिया, फर्नीचर को रिकॉर्ड कर दिया 90,000, लेकिन क्या बेटा एडजस्टमेंट कोई एक जगह जाती है? डैप आपका खर्चा नहीं है क्या? याद हो बेटा मैं कैसे बोलता था, मैं बता देता हूं, डैप इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। डैप खर्चा तो है लेकिन कभी कैश जेब से नहीं जाता। खुद सोचो, मैं ये चेयर 800 रुपए की लेकर आया, हम इस्तेमाल कर रहे हैं, साल हो गया, 1.5 साल हो गया, आज मैं इसको बेचने जाऊं 800 मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। मान लो बेटा मैं कहता हूं आज 500 मिलेंगे, क्या इसकी वैल्यू 300 रुपए डेप्रीशिएट हुई 300 रुपए, क्या मैंने 300 रुपए नगद दिए किसी को? तो बेटा डैप खर्चा तो है, लेकिन ये एक ऐसा खर्चा जो नॉन कैश है, कैश में नहीं जाता, लेकिन खर्चा तो है ना बेटा। और खर्चे क्या होते हैं बेटा? डेबिट। तो कहां रिकॉर्ड करो बेटा? पी एंड एल की डेबिट साइड टू डेप्रीसिएशन, और बेटा मैंने हाइफन करके लिख दिया फर्नीचर। फर्नीचर का डैप 10,000 है, यही मशीनरी का भी जोड़ देंगे। बाबू दूसरी एसेट क्या है बेटा? प्लांट। आपने रिकॉर्ड करा एसेट साइड प्लांट 1.5 लाख और कहता है 20% डेप्रीशिएट करना है, तो बेटा 20% आएगा 30,000। मैंने प्लांट रिकॉर्ड कर दिया 1,20,000 का। इस डैप को तो दूसरी जगह भी दिखाना है। डैप क्या है बेटा? एक्सपेंस। तो बेटा रिकॉर्ड कर दो इसको पी एंड एल की डेबिट साइड। मैंने रिकॉर्ड कर दिया बेटा टोटल डैप 40,000। कोई दिक्कत तो नहीं? बात समझ आई? और खुद सोच लो बेटा, अगर कोई चीज इस साइड प्लस होती तो इसी साइड जाती, इस साइड माइनस या जा नहीं सकती बेटा, सेम साइड बदलेगी इसकी, ठीक है ना जी। बाकी वो भी सोच लो बेटा, वन इम्पैक्ट इज ऑन क्रेडिट साइड, डेबिट में माइनस हो रहा है मतलब क्रेडिट इम्पैक्ट है, तो दूसरे का डेबिट तो होना जायज ही है। क्लियर बात? डैप समझ आया? लिखो, इसी पर बेस्ड और क्वेश्चन करेंगे अभी बेटा एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां से ना डेप्रीसिएशन के ही थोड़े एडवांस लेवल पे जाएंगे, ठीक है आसानी, कुछ मुश्किल बात नहीं है, लेकिन बेटा समझने की बात है। लो जी, सब सामने देख रहे हैं बेटा, मेरी तरफ सब सामने देख रहे हैं, कोई लिखेगा नहीं। बाबू मैंने एडजस्टमेंट नंबर 6 ही है, कुछ नहीं आगे बढ़ रहा। फर्नीचर मैंने ऐसे दिया 1 लाख रुपए, डैप मैंने ऐसे दिया 10,000 रुपए। रिकॉर्ड करना है, कहाँ का रिकॉर्ड करना है आपने बताना है, मेरे को कुछ नहीं पता। फर्नीचर कहाँ रिकॉर्ड करूं, फटाफट बताओ। एसेट साइड, लो जी कराओ फटाफट से रिकॉर्ड। फर्नीचर वैल्यूइंग रुपी 1 लाख माइनस कराओ जी डैप। कितना करूं? माइनस करूं डैप सान्या? क्यों करूं माइनस बाबू? अच्छा मैं मेंशन कर देता हूं यार, ये क्या बात हुई? नेकी और पूछ अब बता, कर दूं माइनस? गधे हो आप। मैंने एक बात बोली बेटा आपको कि अगर कोई चीज ट्रायल के बाहर दी हुई है तो 2 जगह रिकॉर्ड करनी है, ट्रायल के अंदर दी है तो एक ही जगह। अब मैं बताता हूं बेटा, मैंने ट्रायल के अंदर दी तो रिकॉर्ड क्या करूंगा? एक ही जगह। मैंने फर्नीचर रिकॉर्ड करा 1 लाख, सीधा बैलेंस शीट के बाहर करूंगा, और डेप्रीसिएशन मेरा खर्चा है तो लिखूंगा टू डेप्रीसिएशन, रिकॉर्ड करूंगा 10,000। अब बच्चे कह रहे हैं अगर एक ट्रीटमेंट करना था तो वहीं कर देते, यहीं क्यों करा? बेटा देखो, इस बात का ना मतलब समझने की कोशिश करो। अगर कोई चीज आपको ट्रायल के अंदर दी है और नाम लिखा है डैप ऑन फर्नीचर, इसका मतलब क्या होता है? फर्नीचर में 10,000 एडजस्ट करने के बाद है। अगर कल क्लोजिंग स्टॉक यहां लिखा हुआ था ना बैलेंस शीट के अंदर, सॉरी ट्रायल के अंदर, मैंने एक बात बोली थी ये परचेज सेल में एडजस्ट करने के बाद है, इसलिए इसको वहां मत रिकॉर्ड कर देना, ट्रेडिंग में इसको एसेट साइड लेकर जाना। इसका मतलब पता है क्या होगा बेटा? फर्नीचर था सही मायने में 1,10,000 का, 10,000 का डैप एडजस्ट करने के बाद मैंने फर्नीचर 1 लाख दिखाया और डैप यहां दिखाया हुआ है। इसका मतलब इस फर्नीचर में, नेट फर्नीचर, इसमें डैप एडजस्टेड है पहले से। इसको एक ही जगह रिकॉर्ड करेंगे, कहां करेंगे? पी एंड एल के डेबिट साइड। समझ आई बात? पक्के से लिखना बेटा, सब सामने देखना। हल्का सा चेंज और करते हैं डैप में। फर्नीचर 1 लाख, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, ये तो आपका फेवरेट अकाउंट है, बनाया नहीं बनाया यार? ये मत कहना बनाया नहीं हमने, मैंने खुद बनवाया अपने हाथों से प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। लो प्यारे बच्चों, बताना आपने रिकॉर्ड कहां, किसको, कैसे करूं। फर्नीचर दिया हुआ है 1 लाख, प्रोविजन फॉर डेप दिया हुआ है 10,000। बताओ कहां रिकॉर्ड करूं? फर्नीचर को कहां रिकॉर्ड करूं? इतना तो पता है ना, एसेट साइड। ठीक है जी, कर दो। अमाउंट बताओ। 90,000।
ये ले 90,000 बाहर है अंदर। प्रोविजन को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? नहीं नहीं, अच्छा नहीं नहीं भी हो गया इतनी जल्दी तेरा, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? देखो बेटा सुनना, इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं। पागल है तू, सही बोल रही थी बेटा। देखो एक बात सोचो, प्रोविजन फॉर डेप्ट इज ऑन अ क्रेडिट साइड, तो रिकॉर्ड तो सर क्रेडिट में ही होगा कहीं, या तो P&L की क्रेडिट, ट्रेडिंग की तो क्रेडिट आता ही नहीं, P&L की क्रेडिट में भी नहीं आता वैसे तो कहां रिकॉर्ड होगा? लाइबिलिटी में। सर देखा जाए प्रोविजन, कोई भी प्रोविजन हो हमेशा लाइबिलिटी होती है, तो बेटा या तो लाइबिलिटी में रिकॉर्ड कर दो प्रोविजन फॉर डेप्ट 10,000, और ऑल्टरनेटिवली लोग कैसे रिकॉर्ड करते हैं ये भी बता देता हूं। हम कभी इसको ऐसे रिकॉर्ड करते ही नहीं सही मायने में, हम इसको ऐसे ही रिकॉर्ड करते हैं, फर्नीचर 1 लाख माइनस प्रोविजन फॉर डेप्ट 10,000, दैट मीन्स 90,000। रिकॉर्ड ऐसे ही करते हैं सही मायने में, तो बस ऐसे ही है, टाइम पास। सर आपको बता देता हूं प्रोविजन फॉर डेप्ट क्या होता है, जहां आप डेप्ट को इकट्ठा कर रहे होते हो, एक्यूमुलेट कर रहे होते हो। कभी तो एसेट में से माइनस होगा ना, कब माइनस करते हैं? जब बेच देते हैं एसेट को, तो माइनस तो एसेट में से ही करते हैं ना। तो बेटा आज क्यों ना दिखा दे माइनस करके एसेट में से, याद है ना? प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट, एक्यूमुलेट ही तो करते हो, डेप को इकट्ठा ही तो कर रहे होते हो वहां पे, चाहे ऐसे दिखा दो चाहे ऐसे, वैसे ये तरीका ज्यादा अच्छा है। क्लियर बात? नोट करना बेटा। हल्का सा एग्जांपल में चेंज कर रहा हूं, सब सामने देख रहे हैं अभी, अभी नोट डाउन मत करना बेटा, गड़बड़ हो जाएगी वरना पक्का बोल रहा हूं। कहां और कैसे और क्यों रिकॉर्ड करना है बस ये बता दो, समझ नहीं आ रहा। अब मैंने क्या करा, पिछले 2-3 एग्जाम्पल को मिला के इकट्ठा कर दिया, ये तो पता लगी क्या होगा। हाँ जी बताओ। फर्नीचर 1 लाख कहाँ रिकॉर्ड करूं? एसेट साइड कर दिया रिकॉर्ड। प्रोविजन माइनस कर दो 20,000, माइनस कर दिया 20,000, रिकॉर्ड कर दिया 80,000। और डेप्रिसिएशन का P&L अकाउंट में रिकॉर्ड कर दो बेटा टू डेप्रिसिएशन 10,000 रुपए। ऐसा ही है, कोई दिक्कत तो नहीं? सर सच में ऐसे रिकॉर्ड होगा, मतलब बता दो, लेकिन एक बार रीडिंग सिखा दो, क्योंकि आप रट्टा मारोगे वो मेरे को बर्दाश्त नहीं होगा। बेटा जब भी प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट बनता है, आप डेप की एंट्री क्या करते हो? क्या एंट्री ये करते हो, डेप टू फर्नीचर? नहीं, एंट्री क्या करते थे? डेप टू प्रोविजन। डेप को क्या एक्यूमुलेट करते थे बेटा? प्रोविजन में, ठीक है ना? तो ये तो सोच लो डेप का फर्नीचर से कोई वास्ता ही नहीं अगर प्रोविजन दिया गया, ठीक है ना? तो फर्नीचर तो 1 लाख ही जाएगा। बाबू प्रोविजन दिया गया, क्या ये डेप इस प्रोविजन में एडजस्टेड है? अगर दोनों ट्रायल में तो एडजस्टेड है, इसका मतलब क्या है? पिछले साल भी डेप लगा होगा 10,000, इस साल भी डेप लगा है 10,000, लेकिन वो प्रोविजन में जोड़ के 20,000 हो गया। तो इस डेप को कहीं प्रोविजन में डालने की कोशिश मत कर देना। क्लियर है ना बात? रीड किया जा रहा है ना बेटा? अगर कोई चीज ट्रायल के अंदर है ना, दैट मीन्स वो पहले से ही एडजस्ट हो चुकी है सब में। और अगर मैंने ट्रायल के बाहर लिख दिया होता तो इसका मतलब ना तो ये प्रोविजन में 10,000 जुड़े ना P&L में दिखाए गए, फिर क्या करता? फिर इस 10,000 को प्रोविजन में भी जोड़ता और P&L में भी दिखाता, अगर ये ट्रायल के बाहर होता। ट्रायल के अंदर है मतलब ये प्रोविजन में भी एडजस्ट हो गया बेटा। बाकी एक ट्रीटमेंट दिखाना है, वो एक ट्रीटमेंट दिखा दो आप। ट्रायल के अंदर है तो एक ही तो जगह दिखाऊंगा। क्लियर है? हार्दिक कोई दिक्कत आई? समझ आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं ना? अगर कोई चीज ट्रायल के अंदर है एक ही जगह जा सकती है बेटा, वो 2 जगह नहीं जा सकती। ठीक है जी, एक बार कल घर से पढ़कर आना, इतनी बातें। फिलहाल इसको नोट डाउन कर लो। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।